Leave me alone! बोले जो कोयल बागों में है। क्या आपको कभी ये ख्याल आया है कि आप अपनी सेलिब्रिटी क्रश के साथ शादी कर पाएं? पर बैड लक, वो तुमसे क्यों शादी करेगी? उसे तो कोई कोठी बंगले वाला ही चाहिए होगा जिसका बैंक अकाउंट उतना ही बड़ा हो जितना कि उसकी टोन। So there you have it। वो जाके किसी तोंदुए से शादी कर लेती है और तुम्हारा दिल चूर चूर हो जाता है। पर फिर तुम सोचते हो, मेरा क्या ही चांस था। तुम जिंदगी में आगे बढ़ते हो, इस गम को भुलाने की कोशिश करते हो, खुद पर मेहनत करते हो और ऐसे ही जिंदगी के सफर में तुमको एक अंडरस्टैंडिंग लड़की मिलती है जिससे मिलकर तुम्हें पता चलता है कि सच्चा प्यार क्या होता है। तुम उससे शादी करने ही वाले होते हो पर फिर तुम्हारा ब्रेकअप हो जाता है, तुम डिप्रेशन में चले जाते हो और फिर गलती से तुम्हारी शादी हो जाती है तुम्हारी मौसी की दूर की फ्रेंड की ननंद की बेटी पायल से। बट ओनली इफ यू आर एन इंडियन एंड कंसिडर योरसेल्फ लकी। इसलिए नहीं क्योंकि तुमको अब सारी जिंदगी खाना अच्छा मिलेगा, बट इसलिए क्योंकि तुम जापानीज नहीं हो। जापान में मूव ऑन नहीं होता, वहां फैंटेसी डिस्ट्रॉय होने के बाद बनती हैं और भी भयंकर फैंटेसीज, जैसे कि एक डॉक्टर बनना और आइडल से मिलना पर उसका प्रेग्नेंट होना, स्टॉकर से उसके तुम्हारा मर जाना और उसका बच्चा बन जाना। ओनली हैपेंस इन जापान। अब ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुम में से किसी को नहीं पता है कि किस शो के बारे में बात हो रही है तो हम बात कर रहे हैं ओशिनोको की। ये वो एनिमे है जिसके फर्स्ट एपिसोड ने इसको माय एनिमे लिस्ट का हाईएस्ट रेटेड एनिमे बना दिया था एंड इट इज इंडीड वन ऑफ द बेस्ट फर्स्ट एपिसोड्स इन एग्जिस्टेंस। पर एक बेहतरीन फर्स्ट एपिसोड का मतलब है कि आने वाले एपिसोड से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस और मेकर्स पर डिलीवर करने का ढेर सारा प्रेशर। और अब जब इसके 7 एपिसोड्स एयर हो चुके हैं तो आइए देखते हैं कि क्या ये वाकई उतना अच्छा है जितना अच्छा होने का इसने प्रॉमिस किया था। तो जैसा मैंने कहा, फर्स्ट एपिसोड से आई वॉज टोटली ब्लोन अवे। आई इज डेड, जिसकी डेथ को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया गया था, लेकिन एपिसोड वहां रुकता नहीं है। इट गिव्स यू अ हुक टू स्टे एंड अनरेवल द मिस्ट्री बिहाइंड हर डेथ। जब आक्वा उसके किलर को ढूंढने का डिसाइड करता है और पूरी तरह से मेनेसिंग एक्ट करता है, तो एक तरह से ये शो तुमसे प्रॉमिस कर रहा है कि आई एम नॉट डन येट। रुको, असली खेल तो अब शुरू होगा। इन इट्स फाइनल मोमेंट्स दिस एपिसोड प्रॉमिसेस टू टेक यू ऑन अ थ्रिलिंग राइड, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आने वाले एपिसोड्स उस चीज को बहुत कम एक्सप्लोर करते हैं और जिस चीज ने मुझे हुक किया था उसने थोड़ा सा बैक स्टेज ले लिया है। ऑल्दो प्रोटैगनिस्ट हर समय उसी चीज के बारे में सोच रहा है और उसी तरफ एक्ट भी कर रहा है, लेकिन स्टोरी प्रोग्रेशन उस डायरेक्शन में उतनी तेजी से नहीं हो रहा है। द ओवरआर्चिंग प्लॉट ऑफ अनरेवलिंग द आइडेंटिटी ऑफ द मास्टरमाइंड बिहाइंड आइज डेथ इज एक्टिंग लाइक अ लॉन्ग टर्म गोल टू facilitate the different situations these characters can go in। और इसके 7 एपिसोड्स देखने के बाद मैं इतना तो समझ गया हूं कि ना तो ये कोई माइंड ब्लोइंग डिटेक्टिव चेज है which was a bit disappointing to me and ना ही ये कोई इसेकाई एडवेंचर बनने की कोशिश कर रहा है। पर ये जो भी कर रहा है अपने तरीके से कर रहा है। आई थिंक अगर मैं इसको अपनी एक्सपेक्टेशंस के लेंस के थ्रू एक सर्टेन डायरेक्शन में जाते हुए देखने की आशाएं रखूंगा तो मुझको सिर्फ निराशा ही मिलेगी। तो इसको देखने के लिए हमें ये समझना होगा कि ये हमसे आखिर कहना क्या चाह रहा है। किसी भी स्टोरी का एक सेंट्रल थीम या पर्पस होता है। फॉर एग्जाम्पल, मॉन्स्टर का सेंट्रल थीम है गुड वर्सेस इविल। क्या अच्छे लोगों को करप्ट किया जा सकता है या फिर क्या बुरे लोगों को अपनी अच्छाई से बदला जा सकता है? इस सेंट्रल थीम और 2 मेन कैरेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग प्योर गुड एंड प्योर इविल, ये शो ह्यूमन साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करता है। सिमिलरली, कागुया सामा, जिसको ओशिनोको के राइटर ने ही लिखा है एंड इट माइट बी अ बेटर एग्जाम्पल, उसका सेंट्रल थीम है लव इज वॉर। जो पहले कन्फेस करेगा वो वॉर हार जाएगा और उसको झुक कर रहना पड़ेगा। वैसे कन्फेस कोई भी करे, औरत तो अपना जोर चला ही लेती है। ऐसे ही ये सब लौंडे बैटमैन बन के नहीं घूम रहे हैं। Are you just hideously scarred? Yeah. बट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान लेते हैं कि पावर डायनेमिक्स शिफ्ट हो जाता है एंड इस एक सेट रूल के थ्रू कैरेक्टर्स को बहुत सारी कॉमेडिक सिचुएशंस में प्लेस किया जाता है विच आर जेन्युइनली हिलेरियस एंड द हुक इज, क्या अब ये कन्फेस करेंगे? क्या अब ऐसे ही ओशिनोको ने स्टेज सेट कर दिया है। मेन कैरेक्टर आक्वा रिलेंटलेस है, कभी कभी एक्सट्रीम लेंथ तक भी चला जाता है और हर हाल में आई के दोषी को ढूंढ निकालना चाहता है, जिसके लिए उसको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के दलदल में उतरना पड़ेगा, अलग अलग लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, अलग अलग एंटरटेनमेंट मीडिया प्रोडक्शंस को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, जिसमें से सबसे पहले उसको फीचर होना पड़ता है एक ड्रामा सीरीज में और फिर एक रियलिटी डेटिंग शो में। एंड उसके अंदर भी इट फर्दर एक्सप्लोर्स यूट्यूबर्स, स्ट्रीमर्स, एक्टर्स, मांगा आर्टिस्ट एंड सो ऑन। तो शो का इंटेंशन अब जाकर मुझे क्लियर हुआ है। ये शो मीडिया क्रिएशन इंडस्ट्री में जो सब होता है, अच्छा, बुरा, अनफॉर्चुनेट एंड इवन ट्रेजिक भी, उस सब को शोकेस करना चाहता है, उस पर कमेंट
कमेंट्री करना चाहता है, जो मेरे लिए सच बताऊं तो बहुत पर्सनल है। मैं ना सिर्फ मीडिया क्रिएशंस को एनालाइज करता हूं, उन पर ओपिनियन देता हूं, बट खुद को एज अ यूट्यूबर पब्लिक डिस्प्ले पर भी रखता हूं। और ये शो उसी के अराउंड घूमता है कि कैसे कुछ एंटरटेनर्स पब्लिक डिस्प्ले के लिए खुद को इन एंड आउट पूरी तरह से फेक करते हैं, इतना कि एक पॉइंट के बाद उनके खुद के लिए भी ये डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि क्या एक्चुअली सच है और क्या सिर्फ एक एक्ट। कैसे जरूरी नहीं कि एक खराब शो या पीस ऑफ मीडिया के पीछे एक कंप्लीटली खराब एंड टैलेंटलेस क्रू हो। कई बार बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि उसका बजट या फिर किस लिए वो शो बनाया जा रहा है इन द फर्स्ट प्लेस, उसके आउटपुट पर बहुत भारी प्रभाव डाल सकते हैं। ज्यादा व्यूज के लिए यूट्यूबर्स के उल्टे सीधे टैक्टिक्स, जिनको मेरे जैसा सभ्य यूट्यूबर कभी नहीं करेगा। इंटीग्रिटी नाम की चीज होती है, व्यूज ही सब कुछ नहीं होते। आइडल ग्रुप्स, क्रेजी फैंस और उन फैंस की क्रेजी फैंटेसीज, रियलिटी टीवी एंड हाउ इट कैन अफेक्ट यू ऑन अ पर्सनल लेवल, जिसके बारे में एक्चुअली मैंने कभी नहीं सोचा था। These people put themselves out there in full public display as their real self for the most part, to be judged and put on trial online for even the smallest things. How the extreme behavior of fans of these shows can put so much pressure on the targeted individuals that they are driven to the brink of breakdown, and it completely shatters them mentally. So much so that they even consider taking their own lives. And how easily can this mindlessly attacking pack of wolves be swayed in a totally different direction with just a few right moves. थोड़ा रिसर्च करने पर मुझे पता चला कि जो सुसाइड फिगर एनिमे में बताई है वो रियलिटी से ज्यादा दूर नहीं है। जो भी इसमें दिखाया जा रहा है इट कम्स फ्रॉम एक्चुअल एक्सपीरियंस एंड इनसाइट्स ऑफ द इंडस्ट्री। यानी कि ये शो कैरेक्टर्स और उनके एक्सपीरियंसेस पर ज्यादा फोकस करेगा और हमको जापान की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक्सप्लोर करने के लिए मिलेगी, जो नॉर्मल ऑडियंस के लिए इंटरेस्टिंग होगा कि इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है। पर मेरे जैसे लोगों के लिए जो इसके आसपास ही हैं, जो सिमिलर एक्सपीरियंसेस को फेस करते हैं, जिनकी कही हुई कोई भी छोटी बड़ी बात बहुत बुरी तरह से बैकफायर कर सकती है, एंड इवन विदाउट बैकफायरिंग कैसे रैंडम लोगों का कोई बेसलेस सा ओपिनियन तुम्हारे हार्ड वर्क पर क्वेश्चन मार्क छोड़ सकता है। दिस शो हैज द पावर टू टच ऑल द स्कार्स एंड सॉफ्ट स्पॉट्स इन द पीपल वर्किंग इन द एंटरटेनमेंट मीडियम इन एनी शेप, फॉर्म एंड कैपेसिटी। और उसके ऊपर से आकासाका की ब्रिलियंट कैरेक्टर writing and Kana Hirayama के breathtaking and beautifully designed visuals, especially close-up shots में इस शो को worthwhile बनाते हैं। So even with the slow progression of the plot, this show has my heart. दिल ले लो मेरा।